क्या दोस्तों आपको पता है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी? भाटनखेड़ा गांव में किसका स्मारक बनाया जाएगा? दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल अपलोड कर दी है, वहां लिंक पर जाकर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बने? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनने जा रही है कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। इमेज आप देख सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक जानी मानी वेटलिफ्टर है और ओलंपिक में सबसे पहला पदक भारत देश को दिलाने वाली कर्णम मल्लेश्वरी वो बनने जा रही है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से क्वेश्चन? कर्णम मल्लेश्वरी कहां की रहने वाली है? हरियाणा के यमुनानगर की। और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है और उनके पिता कर्णम मनोहर फुटबॉल खिलाड़ी थे। क्या? उनके पिता कर्णम मनोहर एक जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी थे। और वेट लिफ्टिंग में भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जीके बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। वेट लिफ्टिंग में भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यह हमारा भारत देश का पहला ब्रॉन्ज मेडल था वेट लिफ्टिंग के मामले में। ओके। और कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1994 में। कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। कर्णम मल्लेश्वरी को हमारा भारत देश का स्पोर्ट्स का सर्वोच्च सम्मान जिसे कह सकते हैं ऐसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और अब कर्णम मल्लेश्वरी बनने जा रही है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। और कर्णम मल्लेश्वरी को 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मल्लेश्वरी अब FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में वर्तमान समय में कार्यरत है और परिवार के साथ जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती है। और वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी कौन से नाम से मशहूर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लो। वेट लिफ्टर ऐसी कर्णम मल्लेश्वरी कौन से नाम से मशहूर है? हमारे भारत देश की द आयरन लेडी के नाम से मशहूर है कर्णम मल्लेश्वरी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कनाडा देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन बन गए हैं? कनाडा देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं जस्टिस महमूद जमाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस महमूद जमाल। वो कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो देखो, भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए किसने नामित किया है? तो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने हमारे भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किया है। और जस्टिस महमूद जमाल का जन्म कहां हुआ था? केन्या के एक भारतीय परिवार में इस जस्टिस का जन्म हुआ और वर्ष 1981 में उनका परिवार कनाडा चला गया था। लेकिन हमारे यह जस्टिस महमूद जमाल किसका स्थान लेने जा रहे हैं? तो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। रोजली सिल्बरमैन अबिला का स्थान लेने जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन भी याद रख लो।
जस्टिस मोहम्मद जमाल किसका स्थान लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो रहे रोजली सिल्बरमैन अबेला का स्थान लेंगे। और यह रोजली सिल्बरमैन अबेला कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश। क्या? कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश थे। नाम क्या है? रोजली सिल्बरमैन अबेला। और यहां जब दोस्तों कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की कैपिटल का नाम क्या है? ओटावा। और कनाडा के करेंसी क्या है? कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रधानमंत्री का जिक्र मैंने कर दिया, कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो इसी तरह कोई भी देश की बात आए तो आपको ऐसे फैक्ट याद होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, भाटनखेड़ा गांव में किसका स्मारक बनाया जाएगा? क्या दोस्तों आपको पता है हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड। और उद्दंत मार्तंड के संपादक ऐसे पंडित युगल किशोर शुक्ल के सम्मान में भाटनखेड़ा गांव में एक स्मारक बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडित युगल किशोर शुक्ल। कहीं पर दोस्तों युगल के बदले जुगल भी लिखा है तो यह भी ऑप्शन बन सकता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल में भाटनखेड़ा गांव में एक स्मारक बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इमेज में आप देख सकते हैं पहले हिंदी अखबार के प्रथम संपादक ऐसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल के पैतृक गांव में एक स्मारक बनेगा। और पंडित युगल किशोर की स्मृतियों को सहेजने के लिए पर्यटन विभाग ने यह कदम उठाया है। और पंडित युगल किशोर शुक्ल के भाटनखेड़ा गांव में जमीन की उपलब्धता की मांग भी की गई है। और भारतीय जन संचार संस्थान दिल्ली में पंडित युगल किशोर शुक्ल की स्मृति में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन को लेकर, इस फैक्ट को लेकर भी पंडित जुगल किशोर शुक्ल करंट अफेयर में आए थे, क्योंकि जन संचार संस्थान दिल्ली ने एक पुस्तकालय की स्थापना भी की है और जिसका नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। और पंडित शुक्ल ने आज से 195 साल पहले सन 1826 में उद्दंत मार्तंड नाम से देश का पहला हिंदी अखबार शुरू किया था। तो यह हमें याद रख लेना चाहिए कि 1826 में उद्दंत मार्तंड नाम से देश का पहला हिंदी अखबार किसने शुरू किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और इसकी यहाँ इमेज देख सकते हैं दोस्तों, उस वक्त का यह अखबार है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पंडित युगल किशोर शुक्ल के दोस्तों यह कार्य के लिए इस महान व्यक्ति के मान में एक दिवस भी मनाया जाता है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। ओके, चौथा क्वेश्चन, मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया? मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला हमारा भारत देश का एकमात्र राज्य बन गया है ओडिशा। यानी कि हमारा यह बे ऑफ बंगाल के तट पर बसा हुआ ओडिशा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा की तीनों यह मगरमच्छ की प्रजातियां आप देख सकते हैं। ओडिशा राज्य में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां कौन कौन सी है? तो महानदी में सतकोशिया में मीठे पानी की घड़ियाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी के मगरमच्छ, यह तीनों एकमात्र ओडिशा में ही पाई जाने वाले मगरमच्छ की प्रजातियां हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, महानदी में सतकोशिया में मीठे पानी की घड़ियाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी के मगरमच्छ। क्लियर? ओके। और घड़ियाल जिसे गैवियल या मछली खाने वाले मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है और गेवियालिडे परिवार के मगरमच्छ है। और वे सभी जीवित मगरमच्छों में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मगरमच्छों में से एक है। और उन्हें 2007 से IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इलावेनिल वेलारिवन का जन्म किस राज्य में हुआ है? इमेज आप देख सकते हैं, भारत की एक जानी मानी शार्प शूटर ऐसी इलावेनिल वेलारिवन का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। लेकिन हमने इलावेनिल को याद क्यों किया? क्योंकि खेलों के महाकुंभ यानी कि टोक्यो ओलंपिक में आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन के बारे में बात की गई। और मैंने लगभग 12-15 दिनों से लगातार यह सीरीज शुरू की है कि आकाशवाणी में हमारे भारतीय ओलंपियन के बारे में एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसलिए मैंने सोचा
कि टोक्यो ओलंपिक जब तक आए तब तक हमारे भारत के सभी ओलंपियन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज बात करते हैं एक जानी मानी निशानेबाज ऐसी इला वेनिल वेलारिवन के बारे में। किस राज्य में जन्म हुआ है? तमिलनाडु में। इला वेनिल वेलारिवन जन्म कहां पर? तमिलनाडु में। और इला वेनिल वेलारिवन ने अपनी निशानेबाजी की यात्रा कहां से शुरू की थी? शामसकार धाम शूटिंग रेंज से उन्होंने पहली यात्रा शुरू की। और रियो डी जेनेरो में 2019 के यह ISSF के 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में इला वेनिल ने कौन सा स्थान हासिल किया था? पहला स्थान हासिल किया था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। और तब भी मैंने आपको बताया था हमारे यह निशानेबाज के बारे में। और इला वेनिल ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक। 2019 में सुहेल में हुए जूनियर विश्व कप में भी इला वेनिल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था, हमारा देश का नाम रोशन किया था। और 21 वर्षीय महिला निशानेबाज इला वेनिल वेलारिवन से अब ओलंपिक में रिकॉर्ड और पदकों की हमें उम्मीद है। तो हम हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि इला वेनिल हमारे भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। छठा क्वेश्चन, दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में पूरे भारत देश में 5 ऐसे दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा थावरचंद गहलोत साहब ने की है। हाल ही में थावरचंद गहलोत ने गुजरात का दौरा किया, उसी वक्त उन्होंने देश में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इमेज आप देख सकते हैं। थावरचंद गहलोत हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? वो भी क्वेश्चन बन सकता है। थावरचंद गहलोत किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। और देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? पूरे भारत देश में 5 ऐसे दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इनमें से एक स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद दिव्यांग खेल केंद्र खोलने वाला एक ऐसा शहर हो जाएगा। और देश में दिव्यांग जनों की खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने से संबंधित निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो पैरालंपियन है उनको ट्रेन किया जा सके, इसीलिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? पूरे भारत में 5। और इस तरह के प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना और उन्हें देश के समग्र विकास हेतु समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु यह दोस्तों केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि यह प्राथमिक लक्ष्य हो सकता है। और हमारे दिव्यांग जनों के लिए हमारी भारत सरकार ने एक सुगम्य भारत अभियान भी शुरू किया है। और सुगम्य भारत अभियान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके तहत वर्तमान में 709 रेलवे स्टेशनों और 10,175 बस डिपो को शामिल किया गया है। और इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सुगम्य भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य देश भर में दिव्यांग जनों के लिए बाधा रहित और सुखद अनुकूल वातावरण तैयार करना है, यानी कि कोई भी रेलवे स्टेशन है या बस डिपो है वहां पर इसी तरह के रैंप बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए सानुकूल परिस्थिति बना सके। 7वां क्वेश्चन, न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को किसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हमारे भारत देश के न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी। इमेज में आप देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, यानी कि कब से वो चार्ज संभालने वाले हैं? 26 जून 2021 को। और हमारे भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 223 में इसी तरह का प्रावधान किया गया है कि हमारे राष्ट्रपति कोई भी हमारे राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश की हाईकोर्ट है उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं।
और यह नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के सेवानिवृत्त होने की वजह से की गई है। इमेज आप देख सकते हैं, यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ओके, और श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 4 नवंबर 2008 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 15 मार्च 2019 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था और हाल ही में एक कार्यवाहक उच्च न्यायाधीश बनाया गया है। 8वां क्वेश्चन, अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नकद प्रोत्साहन की घोषणा किसने की है? भारत देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बड़े राज्य है, वो अपनी आबादी को कम करने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन हाल ही में अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नकद प्रोत्साहन की घोषणा मिजोरम राज्य की सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम राज्य, क्योंकि मिजोरम राज्य में जो मिजो समुदाय की आबादी है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, घटती जा रही है, और इसीलिए मिजोरम सरकार ने यह कदम उठाया है। देखो, मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नकद प्रोत्साहित राशि की घोषणा की है और जनसांख्यिकी रूप से छोटे मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री के निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह घोषणा क्यों की गई है? तो देखो, मंत्री ने यह घोषणा इसीलिए की है क्योंकि बांझपन दर में वृद्धि हुई है। क्या? बांझपन दर में वृद्धि हुई है और मिजो आबादी के बीच विकास दर में कमी आई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है और इसीलिए मिजोरम सरकार ने यह कदम उठाया है। मिजोरम में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 52 व्यक्ति रहते हैं। यानी कि मिजोरम में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति रहते हैं? 52 व्यक्ति निवास करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है, मिजोरम दूसरे स्थान पर है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत में इसका दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और राष्ट्रीय औसत कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हमारी राष्ट्रीय औसत है। 2011 की सेंसस को ध्यान में रखते हुए यह आंकड़े दिए गए हैं। और यहाँ बात करते हैं मिजोरम के, तो आप मैप में देखिए, पूर्वोत्तर का यह है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल का नाम है आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। इमेज में आप देख सकते हैं। और मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। 9वां क्वेश्चन, दुनिया का पहला GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ कहां लगाया गया? हमारा भारत देश का नहीं बल्कि पूरा विश्व का यह पहला GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ लगाया गया है असम राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। क्या लिखा है? फर्स्ट GM रबड़ प्लांट ऑफ इंडिया लगाया गया है असम राज्य में। तो रबड़ बोर्ड ने असम राज्य में दुनिया के पहले GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है। इस GM रबड़ को कहां विकसित किया गया था? तो यह हमें याद रख लेना है कि इस GM रबड़ को पुथुपल्ली कोट्टायम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में यह GM रबड़ को विकसित किया गया है। और GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ को कहां लगाया गया था? गुवाहाटी में रबर बोर्ड के सरुतारी अनुसंधान फार्म में यह GM रबड़ को लगाया गया है। और GM रबड़ का महत्व क्या है? प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखता है यह GM रबड़, और इससे भारत में रबर उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और ट्रायल खत्म होने के बाद इससे किसानों को काफी फायदा होने वाला है। और यहां बात करते हैं असम राज्य के, तो आप मैप में देख सकते हैं पूर्वोत्तर का यह बड़ा एक राज्य असम, और असम से जुड़े हुए यह क्वेश्चन याद रख लो कि पहले असम को किस नाम से जाना जाता था? अहोम नाम से जाना जाता था। और भारत के उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी असम राज्य को कहा जाता है। और भारत के पहले तेल भंडार कहां खोजे गए? असम के डिगबोई में यह भारत के पहले तेल भंडार खोजे गए। और एशिया का पहला तेल खनन असम में किया गया था। और भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम राज्य। और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम राज्य। तो यह दोनों बात याद रख लीजिए, बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी असम है। 10वां क्वेश्चन,
भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रेगन के साथ पैसेज अभ्यास में हिस्सा लिया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रेगन के साथ पैसेज अभ्यास में हिस्सा लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और यह पैसेज युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारतीय नौसेना की तरफ से किसने भाग लिया है? तो दो जहाज, एक का नाम है कोच्चि और दूसरे का नाम है टैगालोंग। तो यह दोनों जहाज और इसके साथ दो विमान, एक का नाम है P-8I और दूसरे का नाम है 29K मिग। तो यह मिग 29K विमान, यह दोनों ने इसमें हिस्सा लिया। और कब आयोजित किया गया? 23 जून से शुरू हुआ और आज ही यह युद्ध अभ्यास खत्म होने वाला है। और कहां आयोजित किया गया है? हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। और 2 दिवसीय युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? समुद्री अभियानों में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों को और सहयोग और मजबूत करना इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य। और अभ्यास के दौरान उच्च गति ऑपरेशन में उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल है। तो यहां दोस्तों कल ही मैंने आपको भारत के नौसेना अभ्यास के बारे में बताया था कि भारत किस देश के साथ कौन सा नौसेना अभ्यास आयोजित करता है। उसकी पूरी लिस्ट मैंने कल आपको करंट अफेयर में बताई थी। आपको जो भी देश का नाम याद है इसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भारत किस देश के साथ किस नाम से एक नौसेना अभ्यास आयोजित करता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में निकोल पशिनियन कहां के प्रधानमंत्री बने? हाल ही में एक मध्यावधि चुनाव प्रधानमंत्री को लेकर आयोजित किया गया और यह आर्मेनिया देश में आयोजित किया गया। और आर्मेनिया में यह मध्यावधि प्रधानमंत्री चुनाव जीत लिया है निकोल पशिनियन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी 53.92% मतों के साथ संसदीय चुनाव जीत लिया है। और उनकी पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचारियन के नेतृत्व में यह चुनाव जीत लिया है। और यहां हम बात करते हैं आर्मेनिया देश की। तो यहां मैप में देखिए कि आर्मेनिया हमारे पृथ्वी पर कहां पर स्थित है। तो यहां पर इंडिया, यहां पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और यहां दोस्तों ईरान से आगे बढ़ते हुए यहां पर है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल का नाम है येरेवान। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं निकोल पशिनियन। और आर्मेनिया के राष्ट्रपति का नाम है आर्मेन सर्गिसयान। क्या? आर्मेन सर्गिसयान, वो आर्मेनिया के राष्ट्रपति। और आर्मेनिया की करेंसी है द्राम। क्या? द्राम। 12वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने एक आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और इसमें रघुराम राजन जैसे भारत देश के आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी इसमें आर्थिक सलाहकार के रूप में मदद करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और इमेज में आप देख सकते हैं रघुराम राजन को। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने हेतु एक आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नोबेल पुरस्कार विजेता जिसका नाम है एस्थर डुफ्लो, क्या नाम है? एस्थर डुफ्लो, और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इस आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल होंगे। और उनका कार्य क्या होगा? तो आर्थिक मामलों में राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देना कार्य होगा। और इसके अलावा इस परिषद में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल है। और आर्थिक सलाहकार परिषद राज्य की वित्तीय स्थिरता का अध्ययन करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तदनुसार बदलावों की सिफारिश भी करेगी, यानी कि एक राज्य की सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि यह जो आर्थिक सलाहकार परिषद दोस्तों हमारा भारत देश के एक जाने माने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल है, रघुराम राजन भी शामिल है और बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल है। और यहाँ बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में आया था। हाल ही में घोषित श्री विल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में घोषित किया गया यह श्री विल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसी तरह तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई 5। तो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया
और दूसरे 4 कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है? तो याद रखो, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कल्लक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कोई भी ऑप्शन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनकर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, टॉयकेथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया? टॉय हैकाथॉन, जिसे शॉर्ट में हम टॉयकेथॉन बोल सकते हैं। टॉयकेथॉन 2021 के यह ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी और संजय धोत्रे, दोनों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बी और सी, दोनों ने संयुक्त रूप से इस इवेंट के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो स्मृति ईरानी, जिसका पूरा नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, किस मंत्रालय की मंत्री है? हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री है स्मृति जुबिन ईरानी। और श्री संजय धोत्रे कौन है? हमारे शिक्षा राज्य मंत्री है संजय धोत्रे। और हमारे वर्तमान शिक्षा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है? तो आपको याद है रमेश पोखरियाल निशंक जी। और बात करें मौजूदा ट्राई हैकाथॉन में 3 ट्रैक शामिल किए गए हैं इनके बारे में। तो ट्रैक 1 क्या है? जूनियर स्तर के प्रतिभागियों के लिए, अर्थात मुख्य रूप से स्कूल के छात्रों, वे मुख्य रूप से 0 से 3 वर्ष और 4 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए खिलौने डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, यह ट्रैक 1। ट्रैक 2 की बात करें तो वरिष्ठ स्तर के प्रतिभागियों यानी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों के लिए यह ट्रैक 2 है। और यह समूह 0 से 3 वर्ष, 4 से 10 वर्ष और 11 वर्ष और उससे अधिक के लिए अवधारणाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और तीसरे ट्रैक की बात करें तो स्टार्टअप पेशेवर स्तर के लिए, जिसमें समग्र नवाचार और प्रारूपों का विकास शामिल है, यानी कि इनोवेशन शामिल है ट्रैक 3 में। और शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय और DPIIT कपड़ा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा AICTE ने संयुक्त रूप से 5 जनवरी 2021 को यह टॉयकेथॉन 2021 को लॉन्च किया था। और तब भी मैंने आपको यह बात बताई थी। और टॉय हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? अभिनव खिलौनों और गेम्स के लिए नए विचारों को क्राउड सोर्स द्वारा आमंत्रित करना। और ऑनलाइन टॉयकेथॉन ग्रैंड फिनाले कब आयोजित हुआ है? तो 22 जून को शुरू हुआ है और आज ही यह ऑनलाइन टॉयकेथॉन का ग्रैंड फिनाले संपन्न होने जा रहा है। तो देखते हैं कौन विजेता बनते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोरोना की दूसरी लहर में पूरी तरह लॉकडाउन खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? कोरोना की दूसरी लहर के बाद पूर्ण रूप से लॉकडाउन खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तेलंगाना। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है कृष्णा आहिर, गणवित संगीता, रविंद्र आर नीनामा, काजल बेन करण सिंह, सोलंकी शैलेश कुमार आर, भरत सौदरिया दसाड़ा, भरत वाघेला, आकाश सोलंकी, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है तेलंगाना। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है कंजरिया रश्मिता, चंद्रिका किशोरी, विष्णु खाट, आकाश अनुपम ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेलकम। और बहुत से क्वेश्चन के बारे में आकाश अनुपम हमेशा डिटेल में बताते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आकाश अनुपम जी की जो कमेंट है वो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सेनवा संजय भाई, डेली कमेंट लिखने के लिए थैंक यू सो मच। विशाल पंड्या, राकेश जे, गजानन कॉमर्शियल नामक कोई फ्रेंड है तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। विपुल परमार, साजन वालवे, चौधरी विकास, अस्मिता चित्रोड़ा, MD शाहिद अख्तर, दादू भाई सोलंकी, इला पटेल, हर्षा चुडासमा और MD शाहिद अख्तर, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है तेलंगाना। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, कैनोपी सेवरेंस सिस्टम कहां लगाई जाती है? हाल ही में सुर्खियों में आई है यह कैनोपी सेवरेंस सिस्टम कहां लगाई जाती है? कार, बस, ट्रेन या विमान में? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है
हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।